ऑलराइट, तो हमने सिग्मा के बारे में, है ना, सारी चीजें देख लिया बच्चों, है ना। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा से हम लोग क्या उसका सिग्निफिकेंस है, प्रॉपर्टीज क्या है, वी ऑलरेडी सी दैट। ठीक है, नाउ एक और चीज है जो आपको जानना चाहिए, है ना। जो भी तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है ना, इसमें हम जानेंगे पाई के बारे में। इसको बोलते क्या, पाई, तो आप लोग जानते ही। म्यूट कर ले बच्चे, कौन है। हाँ। पाई जो होता है ना, ये यूज होता है, लिख लो, यूज फॉर प्रोडक्ट। जैसे सिग्मा किसके लिए यूज होता है, सम के लिए, तो ये किसके लिए यूज होगा, प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे सिग्मा में हम बीच में प्लस प्लस लेते थे हर एक टर्म्स के बाद, तो पाई में क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे बस। इसमें भी विथ लिमिट विथआउट लिमिट आएगा, है ना। तो फटाफट देख लो, अगर मैं बात करूं विथआउट लिमिट की, विथआउट लिमिट, है ना, तो अब आप बेसिक समझ गए तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, है ना। फटाफट देख लेते हैं क्या होता है विथआउट लिमिट में। जैसे वही, अगर मैं 3 नंबर के लिए बात करूं, और ए बी सी, है ना, और ए बी सी के लिए पहला पॉइंट, अगर आपको बोले पाई ए बताओ, है ना, पाई ऑफ ए बताओ, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी इंटू सी आपसे पूछ रहा है ना। ये किसके, पाई ऑफ बी भी यही होगा, पाई ऑफ सी भी यही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर पाई ए बी बोल दे कि पाई ए बी बताओ, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू बी, मतलब ए बी टाइप जितने टर्म है, अच्छा इंटू करना, ए बी टाइप जितने टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करना, बी सी इंटू सी, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी का स्क्वायर, और ए बी सी किसके बराबर है, पाई ऑफ ए के, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई ऑफ ए का स्क्वायर। लो, क्लियर हो गया। सिमिलरली पाई ए बाई बी अगर होता, तो ए बाई बी वाले टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए बाई बी, फिर क्या आएगा, बी बाई सी, फिर क्या आएगा, सी बाई ए, कैंसल कैंसल कैंसल, आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, आई थिंक आप समझ ही गए हो। चलो एक और देख लेते हैं, मान लो पाई ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी, क्या आएगा, बी स्क्वायर, अरे पेन को क्या हो गया भैया, फिर क्या आएगा, सी स्क्वायर, है ना। तो इस टाइप के टर्म्स आएंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज देख सकते हो आप, कि ये भी हो गया, इसी की तरह हो गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको पाई ए बी भी लिख सकते हो, है ना, ए बी सी का होल स्क्वायर, है ना। और ए बी सी क्या होता है, पाई ऑफ ए, इसको भी आप पाई ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और पाई ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, पाई ए बी भी होता है, नहीं यहां से। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अब मान लो इसमें अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, चलो तो एक और देख लो, ध्यान देखो, कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, बोला के ए टाइप्स टर्म्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो के ए टाइप्स टर्म क्या होगा, के ए होगा, फिर के बी होगा, और फिर के सी होगा, है ना। देखो इसका मतलब समझ, के ए टाइप्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक के है और ए में मल्टीप्लाई, अगर के ए में मल्टीप्लाई है तो के बी में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए, जितने भी टर्म्स अवेलेबल है सभी में होने चाहिए, है ना। क्योंकि ए में कुछ ऐसा स्पेशलिटी थोड़ी है कि सिर्फ ए में ही मल्टीप्लाई करें, उसने तो सिंपल, क्योंकि विथआउट लिमिट में तो यही चलता है ना, आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देगा, उसको एक्सपेंड करना है बस। तो के ए के बी के सी, तो क्या आ जाएगा, के की पावर 3 ए बी सी लिख सकते हैं ना, और ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से फर्स्ट वाले से, पाई ऑफ ए, तो ये पूरी वैल्यू पाई ऑफ ए हो जाएगी, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि k इंटू ए को हम लिख सकते हैं क्या, k की पावर 3 इंटू पाई ऑफ ए। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, कि भाई पाई k इंटू
ए को हम लिख सकते हैं के की पावर 3 इंटू पाई ऑफ ए। ठीक है, मतलब के बाहर तो आएगा लेकिन जितने टर्म्स है ना सबके साथ आएगा, तो 3 टर्म थे इसलिए के की पावर 3 पार हो गया, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कैसा कि पाई के इंटू ए को हम लिख देंगे के इंटू पाई ए, ऐसा नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। समझ में आएगा, के बाहर आएगा लेकिन जितने टर्म्स है ना ए टाइप्स उतने के बाहर आएंगे, तो 3 टर्म थे इसलिए के की पावर 3 बाहर आया, 4 होते तो के की पावर 4 आता। चलो, तो ये था विथआउट लिमिट। अब बात करते हैं विथ लिमिट का, है ना। तो विथ लिमिट में समझ ही गए, लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा कुछ, तो देखो ऐसे होता है ना, बस देख लो कि जैसे मान लो आपको दे रखा पाई, आर वेरिएबल हो गया वही। अब यहाँ पर आर को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट वेरिएबल, वहां क्या बोलते थे, समेशन वेरिएबल। तो जो भी वेरिएबल है, आर मान लो वेरिएबल है, आर की वैल्यू 1 से n है, मतलब 1 से n तक जाना है। लेट सपोज आपको दे दिया यहाँ आर का एक्सप्रेशन कोई, तो हम क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू 1 रखा तो एफ ऑफ 1। अब वहां पर क्या करते थे, बीच में प्लस करते थे, अब यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो, कहां तक, तो n तक, जहां तक अपर लिमिट जा रही। क्लियर, तो बस इसको ध्यान में रखना है ना। और इसमें वही फिर प्रॉपर्टीज वगैरह 1-2 आ जाएगी, है ना, देख लो, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे पहला प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो सकता है कि अगर 2 फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट में या 2 एक्सप्रेशन, है ना, आर दोनों आर में ही है और आर की वैल्यू 1 से n तक है ना, ऐसे ये 2 एक साथ है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो प्रोडक्ट पे, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई में है तभी कर सकते हैं, ध्यान देना। जबकि समेशन वाले में एडिशन में है तब कर सकते हैं, याद आ रहा ना, है ना। इसको आप अलग अलग कर सकते हो, मतलब अलग अलग कर सकते हो तो कंबाइन भी कर सकते हो, है ना। एडिशन रहेगा अगर इसमें तो नहीं करेंगे, है ना। मान लो यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, है ना, तो यहां पर सेपरेशन नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आर 1 to n प्लस पाई जी ऑफ आर 1, है ना। यहाँ पर सेपरेशन नहीं होगा बिकॉज बीच में प्लस आ गया, क्योंकि पाई प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो सिर्फ प्रोडक्ट वाले में हम सेपरेशन करेंगे। सर अब वॉइस आपके दिमाग में ब्रेक हो हुआ रही है। कांस्टेंट वाला एक आ रहा होगा, कांस्टेंट वाला कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, है ना, आर की वैल्यू 1 से n और सिर्फ के दे दिया, तो तुम खुद सोचो ना, जैसे वहां पर क्या था, के कितनी बार आया था, n टाइम्स, तो उसको क्या लिखे थे, n इंटू के। सिमिलरली ये के कितनी बार आएगा, n टाइम्स, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहां तो ऐड हो रहा था के प्लस के n बार, तो उसको n इंटू के लिख दिया। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा, कैसे, तो के इंटू के, ये कितनी बार जाएगा, n टाइम्स। तो जैसे आपको पता ही होगा के इंटू के 2 बार होता है तो के स्क्वायर, 3 बार होता है तो के की पावर 3, तो अगर n टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, के की पावर n आ जाएगा। तो वहां होता था n इंटू के, जबकि यहाँ क्या होगा, के की पावर n। तो ये डिफरेंस है, ध्यान देना, है कि नहीं, क्लियर हुआ। तो चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, बिकॉज तुमको ये ध्यान याद रखना है कि अगर r की वैल्यू 1 to n और कांस्टेंट है तो आपको क्या लिखना है, k की पावर n लिखना है इसको, है ना बच्चे। बॉक्स में कर देता हूं ताकि आप याद रखें, k सबको पता ही है, k कांस्टेंट, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना, किसी फंक्शन के साथ r 1 to n, तो जैसे समेशन वाले में क्या था, मैं याद दिलाता हूँ, जैसे r 1 to n, है ना, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वहां तो डायरेक्टली ये बाहर हो जाता था, सीधा कुछ नहीं होता था, सीधा बाहर हो जाता था कांस्टेंट, और बाकी का हम सॉल्व कर लेते थे। समेशन में तो ये होता था, लेकिन पाई वाले मतलब प्रोडक्ट वाले में क्या होगा कि ये बाहर तो होगा लेकिन कितनी बार बाहर होगा,
तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई है तो उतनी बार बाहर होगा। n है तो n टाइम्स बाहर होगा, मतलब k की पावर n बाहर होगा, और फिर बाकी का हम ऐसे प्रोडक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस है ना, ध्यान से देखना बच्चों, है ना, कि प्रोडक्ट में है तो तुम ऐसे भी लॉजिक से भी समझ सकते थे कि सर ये दो टर्म है तो ये वाला प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, देखो ना ये वाला कि प्रोडक्ट पर हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना, तो k को सेपरेट करूंगा तो k की पावर n हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया और इसको ऐसे छोड़ दिया। चलो तो इतना ही रखते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स वाले में कुछ ऐसा नहीं है। मेनली जो यूज होता है समेशन, ये भी कभी कभी आपका यूज में आ सकता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स, है ना। ये तो था अपना बैकग्राउंड की, इस सब चीजों का आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नो अब न्यू आर्टिकल, इसी चैप्टर का न्यू आर्टिकल है, जिसको बोला जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, एपी, ठीक है। ये क्या होता है लिखो, पहले तो फटाफट डिफिनेशन लिख लो, है ना। डिफिनेशन क्या आप तो जानते भी होगा, पर फिर भी लिखो, द सीक्वेंस, है ना, द सीक्वेंस इन विच difference of any two consecutive terms, the sequence in which difference of, है ना, difference of any two consecutive, है ना, two consecutive terms, है ना, दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स। अच्छा, इस ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा अभी समझाऊं, है ना। द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स, डायरेक्शनल में, है ना, ईच कांस्टेंट, है ना। The sequence in which difference of any two conjugated terms is constant is called AP। उसको क्या बोलेंगे, तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP। अब इसका क्या मतलब है समझो, कुछ नहीं। द सीक्वेंस मतलब ऐसा सीक्वेंस जिनमें डिफरेंस लेना है किसका, दो कंजुगेटिव टर्म का। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे आपको दे रखा है T1 T2 T3, समझ रहे हो, T4 T5 ऐसे टर्म्स दे रखे हैं। आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो कोई भी दो लगातार टर्म उठाओ, तो जैसे मान लो मैंने T1 T2 ये दो लगातार है, इसको उठा लिया। अब इसका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे, तो एक बच्चा बोला सर T1 में से T2 कर दो, दूसरा बच्चा बोला T2 में से T1 कर दो। तो हमको क्या करना है, T2 में से T1 करना है ना, जो कॉमन डिफरेंस होता है। वैसे करने के लिए तो आप T1 माइनस T2 भी कर सकते हो, वो भी इक्वल आएगा, लेकिन वो कॉमन डिफरेंस नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए वर्ड हुआ है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब यही हुआ कि T1 कॉमा T2 है, तो जो बाद वाले में से पहले को हम माइनस करेंगे। जैसे T2 T3 है तो T3 में से T2 को माइनस करेंगे, T4 में से T3 को माइनस करेंगे। अगर ये सब अगर एक कांस्टेंट आ रहा है, एक ही चीज आ रहा है, जैसे 2 2 2 2 आ जाए, डिफरेंस करने के बाद 3 3 3 आ जाए, 4 4 4 आ जाए, तो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। और वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समझ में आया, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अभी क्लियर होगा। हाँ सी, जैसे मैंने आपको दे दिया 1 3 5 7 9, ध्यान से देखते रहो। तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो आप क्या करो, कोई भी दो कंजुगेटेड टर्म उठाओ। तो जैसे यहाँ उठाया 3 1 और 3 उठाया, तो माइनस कैसे करें, 3 में से 1 को माइनस किया तो कितने आ गए, 2 आ गए।
5 में से 3 को माइनस किया 2 आ गया, 7 में से 5 को माइनस किया 2 आ गया, 9 में से 7 को माइनस किया 2। तो आप देख रहे हो ना, हर एक का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, 2 2 2। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एपी हो गया। ये क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चीज ध्यान में रखा, ठीक है। अच्छा एक चीज और मेंशन कर लो, इज कॉल्ड एपी एंड, इसी में मेंशन कर सकते हो, एंड द कांस्टेंट है ना, एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड, एंड द कांस्टेंट जो मतलब जो कांस्टेंट आया ना डिफरेंस के बाद, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया हो, है ना। तो जैसे यहां पर कोई पूछता कि ये एपी है या नहीं, तो आप बोल देते एपी है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है दो कंजुगेटिव टर्म्स का वो 2 आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा, तो जो 2 कांस्टेंट आया ना, मतलब जो कॉमन डिफरेंस आया है ना, तो जो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तुम बस इतना समझो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि अगर मुझसे कोई पूछता कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम बोलेंगे 2, है ना। कॉमन डिफरेंस को जनरली स्मॉल डी से भी डिनोट किया जाता है। तो ये तो पहला हो गया। अब जैसे मान लो ये है, दूसरा देखो, ऐसा नहीं कि ये हमेशा पॉजिटिव भी होता है, कॉमन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखे मैंने आपको दे दिया, 15 है ना, 13 11 9 है ना, 7, ऐसे चलता जा रहा है। तो पहले तो चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो बस दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो, क्या आ रहा, 13 में से 15 जाएगा तो -2, 11 में से 13 जाएगा तो -2, 9 में से 11 जाएगा तो -2। तो आपको दिख रहा है कि -2 2 2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, मतलब एपी हो गया। कॉमन डिफरेंस, दो टर्म का डिफरेंस किया, कांस्टेंट आ गया, सीधा बोल दो एपी है, ठीक है। अब इस एपी में अगर पूछता कॉमन डिफरेंस बताओ, तो जो कांस्टेंट होता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या है, -2 है, डी की वैल्यू क्या है, -2 है ना। दिख भी रहा है, जब 15 से 13 हुआ, 13 के बाद 11 हुआ, तो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव है। यहां पर क्या था, 1 था, 3 था, इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस पक्का पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, एक और देख लो, जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपको, लाइक कुछ भी लो, 2,2,2,2। अब बोले कि ये एपी है क्या, तो ये भी एपी है। अब इसमें बोले कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का, तो आप बस कॉमन डिफरेंस तो वैसे जैसे निकालते हैं, दो टर्म को माइनस करो, इसमें से 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये भी एक एपी है, लेकिन ये कैसा एपी है, जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। समझ में आएगा, है ना। तो पॉजिटिव भी मिल सकता है कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव भी मिल सकता है, और 0, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चलिए, तो ये था आपका क्या था बच्चे, सीक्वेंस। क्लियर हो, कैसे सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी एपी है ना, तो एक जनरल एपी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो इसका, देखो अ जनरल एपी है ना, अ जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी गिवन एज, माना कोई पूछ सकता है कि एक जनरल सीक्वेंस, मतलब कि सीक्वेंस बताओ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म के लिए हम ए यूज करते हैं, स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस के लिए स्मॉल डी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस दो चीज का ध्यान रखा, आपको जानते भी होइएगा, ठीक है ना, फिर भी एक बार। तो जैसे मान लो किसी का फर्स्ट टर्म ए है, स्मॉल है, कोई सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म ए है। अब उस सीक्वेंस को हमको क्या बनाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना। तो जैसे यहां देखो, है ना, जैसे देखो यहाँ पर कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया। मतलब कि जो पहला टर्म है, उस पहले टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर उस दूसरे टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस का ऐड करूंगा तो तीसरा टर्म आ जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर पहला टर्म ए है बच्चा पार्टी, तो अगर इसमें मैं कॉमन डिफरेंस मान लो डी है ना, जनरल एपी
जिसमें फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, अगर ए है तो इसमें मैं डी ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस को, तो दूसरा टर्म हो गया ए प्लस टू, फिर डी ऐड करो तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, फिर डी ऐड करो तो ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन, है ना, ये चलता जाएगा भाई। तो ये क्या एक जनरल एपी है। इस जनरल एपी में है ना क्या है आपका, दो चीजें फिक्स है, एक तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को मैं सी डी या सिर्फ स्मॉल डी लिखूंगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसका डी है, और फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म मतलब याद होगा T1, इसको हम लोग ए लिख रहे हैं। तो ऐसा एपी जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप लिख सकते हो ना इसका यूज करके, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के हेल्प से आप एक एपी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, है ना। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, अगर फॉर्मूला लिखना है तो जैसे मान लो, जैसे कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेना है ना, जैसे दूसरे में से पहले को माइनस कर दो या तीसरे में से दूसरे टर्म को माइनस कर दो, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर nth टर्म है तो उसमें से n माइनस जस्ट उससे एक पहले वाले टर्म को अगर माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। डन, बोलो। ऑलराइट, नाउ अब बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात हो गई, सारी चीज हो गई। अब इसके जनरल टर्म की बात करते हैं। मान लो कि कोई एपी आपको दे दिया जाए और पूछा जाए इसका जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, मतलब nth टर्म। तो जैसे देखो, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जैसे फॉर एपी, है ना, हम बात कर रहे हैं किस एपी के लिए, फॉर एपी जब लिखूं मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मान लो फॉर एपी कोई एक एपी दे रखा है ए प्लस बी, वही जनरल ही ले लेते हैं, ए प्लस टू बी, है ना, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा बच्चे, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, है ना, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ टर्म आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे तो फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म तो, है ना, फर्स्ट टर्म अभी लिख देता हूं, बाकी आगे से मैं सिर्फ T1 लिखूंगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, बोलोगे, फर्स्ट टर्म आपका ए है ना। फिर मैं बोलूं सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म ये है ए प्लस डी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो ए प्लस डी में से ए को माइनस कर दो तो डी आ गया, तो वही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी, ठीक है। तो अगर इसका nth टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पैटर्न समझ लो, अपने आप nth टर्म लिख लोगे। देखो क्या हो रहा है, पैटर्न समझो, nth टर्म का मतलब हो गया Tn मुझे लिखना है। तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, जैसे फर्स्ट टर्म अगर मैं ले रहा हूं, देखो वैसे आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, बट वो फॉर्मूला आया कैसे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप उस पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस को इम्फेसाइज किया जा रहा है, थोड़ा मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो आप कर पाए। देखिए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म लिखना था तो उसमें सिर्फ ए आया है, ध्यान से देखते रहो। अगर सेकेंड टर्म लिखना है, पहले तो ये समझ लो कि जितने भी टर्म्स है ना सभी में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी। मान लो चौथा टर्म होता तो उसमें क्या आता है ए प्लस 4d, तो हर एक टर्म में ए तो है ही है, देख रहे हो, फर्स्ट टर्म में भी ए है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी ए आएगा, सिक्स्थ में भी ए आएगा। तो यानी कि nth टर्म में भी ए तो पक्का आएगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, अब ए के बाद प्लस में क्या है ध्यान दे देते हैं। तो ए के बाद जैसे यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म में डी का टर्म नहीं है, सेकेंड टर्म में डी है, थर्ड टर्म में 2d है। अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो इसमें क्या है 3d है, सॉरी फोर्थ टर्म में 4d, अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ 3d होगा ना, यहाँ पर क्या है बच्चे 3d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हाँ, तो देखो जो सेकेंड टर्म है तो d का मल्टीपल 1 आया, थर्ड टर्म में d का मल्टीपल 2 आया, फोर्थ टर्म में d का मल्टीपल 3 आया, मतलब एक कम आ रहा है। पैटर्न समझ रहे हो ना बच्चे, पैटर्न समझो, अपने आप लिख लोगे। तो इसका मतलब अगर फिफ्थ टर्म लिखना है मुझे तो ए तो पक्का आएगा, और फिफ्थ टर्म लिखना है मतलब डी का मल्टीपल क्या आएगा, एक कम आएगा, 5 से कम क्या होता है 4, तो यहाँ 4d आएगा।
यही फिफ्थ टर्म हो गया। उसी टाइप से अगर मुझे nth टर्म लिखना है बच्चा पार्टी, तो क्या होगा कि n से एक कम आएगा, क्या होता है n-1, वही हो जाएगा t का मल्टीपल। लो अब क्लियर हो गया कि क्यों ये फॉर्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको पता था, लेकिन मैंने वो बताने की कोशिश किया कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यही ये आपको याद रखना है। अब इसी पर देखो, ये छोटे से फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो tn क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू टी। क्लियर? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल है ना, प्रैक्टिस तो पाला है ना, सिंपल सा पहले लेते हैं है ना। मान लो कि 4AP, कोई भी ले लो, AP 4AP 2 4 6 8 10 है ना, समझ ही गया होगा। इस AP के लिए आपको क्या करना है, फाइंड नाइन्थ टर्म। बताओ नाइन्थ टर्म क्या आएगा, फटाफट। आपके सामने फॉर्मूला पड़ा हुआ है। nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है बच्चा, फर्स्ट टर्म है, सबको पता है। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस अगर पता है, तो आप दुनिया में एपी, कोई भी एपी है और कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है, तो आप उसका कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो चलिए, बच्चों का आंसर आना शुरू भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देवांश, निशांत, अरुण, बहुत अच्छे है ना। तो क्लियर है अनस, गुड, ऑलराइट। ठीक है, तो काफी इजी है ना। हम टाइम अभी इसमें हम धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल देखो, एक छोटे से फॉर्मूले से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन। देखो मैं कितने अभी प्रैक्टिस करेंगे पूरा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो, तो नाइन्थ टर्म आपको बताना है। नाइन्थ टर्म मतलब T9 बताने बच्चा पार्टी। तो T9 क्या होगा, a प्लस 9 से एक कम। मान लो अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि 9 से एक कम क्या होता है, 8। तो 8 इंटू डी होगा बस। यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो फर्स्ट टर्म भी 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है, मतलब d की भी वैल्यू 2 ही है। ठीक है, तो पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8 इंटू 2, मतलब क्या आ गया, 18। तो 18 इज द फाइनल आंसर। डन। चलिए, ये तो हो गया बच्चों वाली गेम। अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल्स को इंप्रूव करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको बताना है, ध्यान से देखते हो। जैसे आपको बोला फाइंड 18th टर्म है ना, 18वां टर्म आपको बताना है ऑफ एपी। ये भी बहुत सिंपल ही है, चलो एक और सिंपल ही लेते हैं, बट इसमें बच्चा सब थोड़ा मिस्टेक करता था, ध्यान से आंसर करना। फाइंड द 18th टर्म ऑफ एपी -8 -14 -20। चलो बताओ भाई, 3 टर्म दे दूंगा तो बताया था ना, कम से कम 3 टर्म चाहिए किसी भी सीक्वेंस को बताने के लिए। 3 टर्म दे दिया मतलब एक सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस बोली भी दिया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं भी बोलता तो हम चेक कर लेते हैं, अगर बोल दिया तो चेक करने की जरूरत है। बताओ 18th टर्म क्या आएगा इसका, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करेंगे, फास्ट। बताओ भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, इतना टाइम लगेगा। ओके, 2 आंसर आया, दोनों अलग अलग है, गुड। मैं यही चाहता था, सबका आंसर अलग अलग है, फिर मुझे मजा आएगा तुम लोगों को डांटने में। ओके, ठीक है। 3 आंसर आया, तीनों अलग अलग है। ओके, चौथा आंसर फिर सेम आ गया, गुड गुड, बहुत अच्छे। करें, ट्राई करें, सारे बच्चे ट्राई करें। देखो नहीं ट्राई करोगे तो फिर मुश्किल होगी। आपके सामने सारा एक ही फॉर्मूला छोटा सा पड़ा हुआ है, जनरल टर्म भी बोलते हैं या nth टर्म। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी।
मतलब आपको ए चूज करना है और डी चूज करना है, और एन तो पता ही है, 18वां टर्म बताना है, तो आपको सीधा बता ही दोगे, इसमें चाहिए क्या। ऑलराइट, तो चलिए काफी बच्चे का आंसर आ गया, और मैक्सिमम बच्चे का आंसर है -110, है ना। तो देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट टर्म सबसे पहले देखो, 18वां टर्म निकालना, घबराओ नहीं, क्वेश्चन को एकदम इजी से समझो, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इसको एकदम ओवरलोड कर कर पढ़ोगे ना कि बाप रे क्या है क्या नहीं है ना, तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। आप एकदम इजीलेस लो, एपी है, ठीक है भैया, टर्म्स 18वां टर्म बताना है, तो तुरंत जैसे 18वां टर्म तो दिमाग में आएगा जनरल टर्म, एनएच टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू तो पहले ही पता है 18 है, 18वां टर्म मतलब एन की वैल्यू 18। फिर ए और डी चाहिए, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा पार्टी, -8, ये भी दिख गया। अब दिक्कत होता है बच्चे को डी निकालने में, डी क्या, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको एक डायरेक्शनल बोला था कि इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। -14 से आपको -8 को माइनस करना है, ये ध्यान दो, ये है आपका डी, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -8 प्लस 8, तो क्या आ जाएगा, -14 प्लस 8, मतलब -6। तो कॉमन डिफरेंस क्या, -6 है। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि पहला टर्म -8 है, दूसरा -14 है, तो -8 में कितना ऐड करूं तो -14 हो जाएगा, तो -6 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें -6 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर इसमें करूंगा तो मतलब पक्का -6 ही है। या फिर सिंपल अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो। अब इसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि सर मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आता, घटाव नहीं आता, घटाने तो आता है, बट हम माइनस प्लस में मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो ऐसा कर ले आप एक बार, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कर ले, तो आपको पता चल गया -6 आपका कॉमन डिफरेंस है बच्चा, है ना। तो -6 है, सब की वैल्यू पता चल गई, तो T18 निकालना है। तो आपको पता है Tn क्या होता है, तो Tn आपका होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T18 क्या हो जाएगा, a मतलब -8 प्लस n -1, तो 18 -1 इंटू डी करो भाई, डी कितना है, -6। सॉल्व करो भाई, -18, 18 में से गया तो क्या होगा भाई, 17 इंटू -6, 17 छक्के 102, तो -8 -102 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है ना, तो क्या आ जाएगा, -110। क्लियर हुआ क्या, कोई भी दिक्कत है फटाफट पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अगर डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं आप। चलिए फटाफट करेंगे। अब तुम सोच रहे एक छोटे से फॉर्मूले पे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस है इसका। और लाइट करेंगे। अब जैसे देखो, नंबर और टर्म्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उससे पहले एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो। अगर आपको बोले कि इफ 9 टाइम्स, लिखो 9 टाइम्स द 9th टर्म, है ना। अब देखो वर्ड को अच्छे से पढ़ना और समझना। जो बच्चे हिंदी मीडियम के, मैं समझा दूंगा क्या बोल रहा है अभी के लिए, लेकिन आपको ट्राई करना है समझने का। इफ 9 टाइम्स द टर्म 9th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी के 9th टर्म का 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब समझते हो ना, 9 गुना। जैसे बोला कि 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 4 टाइम्स तो 4 गुना, समझ रहे हो, टाइम्स का मतलब ये हो गया। तो if 9 times the 9th term of an AP is equal to 13 times, है ना, 13 times the 13th term, है ना, 13 times the 13th term। अब थोड़ा सा आप बहुत इजी क्वेश्चन कर लेते, थोड़ा सा आप इन्वॉल्व, ये भी इजी है लेकिन 13 times the 13th term, then the 22nd terms आपको बताना है, then the 22nd terms of the AP।
तो उस एपी का 22 टर्म्स क्या होगा। एक बार और मैं समझाता हूं इसको हिंदी में। देखो क्या बोला आपको, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, जो बच्चे समझ गए अटेम्प्ट करो। देखो ऑप्शन चाहो तो दे ही देता हम लोग, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 1 है, दूसरा ऑप्शन -1 है, तीसरा ऑप्शन 2 है, चौथा ऑप्शन 0 है। ठीक है, तो जैसे इसमें बोला क्या समझो, 9 टाइम्स द 9th टर्म, मतलब 9वें टर्म का 9 टाइम्स। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, रिलेशन लिख दूंगा तो सॉल्व ही कर लोगे, बट समझा रहा हूं। 9 टाइम्स द 9th टर्म, 9वें टर्म का 9 गुना किसी एपी में बराबर है, मतलब इक्वल है 13 टाइम्स द 13th टर्म, मतलब 13वें टर्म का 13 गुना जब करेंगे और 9वें टर्म का 9 गुना जब करेंगे, तो वो दोनों की वैल्यू आपस में अगर इक्वल आ रही है तो बताओ उसका 22वां टर्म क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते, फटाफट आपको दे रहा हूं 1 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है बट इजी है, करें, ट्राई करें। ओके, एक बच्चे का आंसर भी आ गया, गुड, वेरी गुड देवांश, वाह नाइस। स्पीड के साथ एक्यूरेसी अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और कोई? ट्राई करो, घबराओ नहीं, आराम से। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार और समझाता हूं। 9वें टर्म का 9 गुना बराबर है 13वें टर्म के 13 गुना के, उसको बराबर करो, वहां से रिलेशन आएगा, उसका यूज करो किसमें, 22वां टर्म निकालने में। फटाफट करो बच्चे, फटाफट। ओके, निशांत, अनुप्रिया, वेरी गुड, है ना, आप लोगों का भी सही है, गुड। और कोई? चेतन, गुड। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, काफी बच्चे का आंसर आ रहा है। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना उसको भी मैं बोलूंगा दैट्स अ नाइस थिंग, लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे हो तो गलत बात है बच्चों, क्योंकि हम रिपीट ड्रॉप इसीलिए किए ताकि अपने टारगेट को पूरा करें, तो ऐसा नहीं हाँ कि हमेशा हम यही करें। हर्षित का भी आ गया, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। देखो क्या बोला उसने, 9 टाइम्स द 9 टर्म, मतलब 9वें टर्म का 9 गुना, तो मान लिया 9वां टर्म तो पता नहीं, तो उसको ले लिया मैंने T9, तो T9 का 9 गुना बराबर है, किसके बराबर है, जो 13वां टर्म है ना उसके 13 गुना के बराबर है। लो हो गया, यही रिलेशन गिवन था। अब इस एपी में नहीं फर्स्ट टर्म पता, नहीं सेकंड टर्म, नहीं कॉमन डिफरेंस, कुछ नहीं पता है ना। ये ऐसा एपी है, हाँ ध्रुव सही है, ये ऐसा एपी है जिसमें कुछ पता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लेट करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो चलो पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो T9 क्या हो जाएगा, T9 हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, निकाल कर देखो फॉर्मूले से, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, 13 इंटू T13 कितना आएगा, तो a प्लस उससे एक कम कर दो 12 इंटू डी हो जाएगा। लो अब चलो इसको फटाफट सॉल्व करो, यहां से a और d में एक रिलेशन आएगा, उसका यूज कर लेंगे हम लोग आगे। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a 9 8 72d, 13 से करो 13a, 13 इंटू 12 करो भाई, तो क्या हो जाएगा, 13 दाएं के 130 और 13 दूना 26, तो 156 हो जाएगा, 156d। अब a d सब मतलब सबको इस दोनों टर्म को उधर ले जाओ, सिंपल सी बात है, राइट। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4a प्लस 156 में से 72 को माइनस करो, 6 में से 2 गया 4 7, तो 84 हो जाएगा, कुछ नहीं प्लस माइनस कर दिया। ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि इस दोनों को उधर ले गया। अब इसमें दिख रहा है 4 तो कॉमन है, तो यहां से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 21d, 4 कॉमन लोगे तो यही होगा। अब ये रिलेशन आ गया, अब इससे घबराना नहीं कि सर a और d तो निकला नहीं, क्योंकि a और d तो हमने लेट किया था, और सर a और d में एक ही इक्वेशन है, तो a और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इससे मत घबराओ।
कि फिर ए और डी नहीं निकला तो हम 22वां टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए और डी तो चाहिए 22वां टर्म निकालने के लिए, हाँ चाहिए, लेकिन नहीं निकाला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशन का यूज हो रहा होगा। और ऐसे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं जेईई मेंस में, भी कराएंगे पहले एक बार सारा चैप्टर, मतलब इस आर्टिकल को खत्म करके हम कराएंगे आपको। अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ये रिलेशन याद रखना है कि a प्लस 21b 0 हो गया। अब आ जाओ अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या था आपका कि 22वां टर्म निकालना है। सो अगर हमसे 22वां टर्म कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, a प्लस 21b ही तो होगा। अरे a और 22 से कम कर देते हैं d का मल्टीपल, और a प्लस 21d की वैल्यू तो हमने निकाल चुका है, वो 0 आ गया तो पुट कर दिया, तो लो एक लाइन में आंसर आ गया। क्या भैया, अच्छा कोई बच्चा बोले सर एक लाइन नहीं है ना, तो एक लाइन ही था, बट आपको समझाने के लिए ऐसे हुआ। चलो 2 लाइन है, 3 लाइन है, जितना भी लाइन है ना, 0 आंसर आ गया, तो आपका फर्स्ट डी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है तो पूछे। ये रिलेशन आपको गिवन था, ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका यही मीनिंग है कि 9वें टर्म का 9 टाइम्स मतलब 9 गुना बराबर था, इक्वल मतलब बराबर होता है 13वें टर्म का 13 टाइम। चलो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सारे बच्चे। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर और टर्म्स भी पूछ देते हैं, तो उससे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, मतलब आपको ऐसे दे देगा सीक्वेंस और बोलेगा कि इसमें नंबर और टर्म्स बताओ, तो फाइंड द नंबर और टर्म्स इन द सीक्वेंस। अब देखो मैंने यहाँ एपी नहीं बोला है, तो वैसे भी एपी के अंदर करा रहा हूं तो समझ ही जाना एपी ही होगा, मतलब बच्चा बोल सकता है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिल सकता कि हर बार वो एपी बोले, जीपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना कि सीक्वेंस क्या है। तो फाइंड द नंबर और टर्म्स इन द सीक्वेंस। मान लो दे रखा है, क्या ले ले, यही ले लेते हैं 4, 12, 20 और 108, ठीक है। ये सीक्वेंस है आपका। इसमें आपको बताना है कितने नंबर और टर्म्स है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 14, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताओ भाई क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये एक सीक्वेंस दे रहा था, अब ये मैंने एपी नहीं बोला, तो एक बार आप चेक कर लेना एपी है, बट फिर भी चेक करना चाहिए था आपको, ठीक है। चलो एपी है, तो इस एपी का आप देख रहे हो यहां से 4 से शुरू हो रहा है और 108 पे खत्म हो रहा है, तो इसमें कितने नंबर और टर्म्स है? नंबर और टर्म्स बताना है, किसी टर्म्स की वैल्यू नहीं बतानी है, नंबर और टर्म्स कितने टर्म्स लिखे कि अगर मैं 4 से 108 तक जाऊंगा तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे। गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो गुड, ठीक है, आई थिंक आप लोगों का है ना। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया ना, है ना। देखो यहाँ क्या 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, और ये कहां तक जा रहा है 108 तक। मुझे क्या बताना है कि कितने नंबर और टर्म्स है। तो जब भी नंबर और टर्म्स पूछे ना तो हमेशा लास्ट टर्म पर फोकस करो। लास्ट टर्म आपका 108 है, उस लास्ट टर्म को मान लो nth टर्म है, मान लिया कि tn है ये, मुझे n की वैल्यू अब बतानी। tn पता है तो पहले क्या होता था, n पता था, a पता था, t पता था और tn निकालते थे। अब क्या है कि आपको tn पता है, a पता है और d पता है, और n निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। तो tn आपका 108 है, a कितना है आपका, a आपका 4 है, और d कितना है तो 12 में से, यानी a तो 4 हो गया, d कितना होगा 12 में से 4 घटा दो 8 हो गया, है ना। तो d पता हो गया, tn पता हो गया, a। अब सीधा ये रिलेशन यूज कर लो क्या कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सबकी वैल्यू पुट करो। tn कितना है 108, a कितना है बच्चा पार्टी 4, n तो पता नहीं, n तो निकालना ही था, गुड। d कितना है 8, सॉल्व करो, n की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी, है ना। आप सॉल्व करके देख लो, कुछ नहीं, इसको इधर 4 को इधर लाओ, 8 से डिवाइड करो, फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा, गुड, वेरी गुड, बहुत बच्चे ने सही आंसर किया है, ऑलराइट।
नाउ थोड़ा थोड़ा लेवल्स को इंप्रूव करते हैं, बोलो। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। बहुत क्वेश्चन करने वाला है आज हम, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे ना अपने को क्लैरिटी मिलती रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है, आप सोच रहे हो कि एक टीएन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ बच्चे, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ना जाने कितने बनेंगे। देखो 4AP लिखो, 4AP बोल दिया, ये अर्थमेटिक पर क्वेश्चन है। 4AP 29, 27 है ना, 25, समझ ही गए होगा। एपी है कैसा है आपको पता है। इस एपी के लिए आपको बताना है ध्यान से, फाइंड है ना, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, है ना। आप लोग शायद एनसीईआरटी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, बट अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि एक एपी दे, मान लो एपी नहीं देता, बोलता है कि सीक्वेंस है, तो आपको दिख ही जाता कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी ही होगा। तो मैंने बोल भी दिया आपको और इजी कर दिया क्या, कि इस एपी के लिए, है ना, दिस एपी के लिए आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। मतलब इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा तो जो पहला नेगेटिव टर्म्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बताना है। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा टर्म होगा, मतलब 10वां टर्म होगा, 12वां टर्म होगा, लेकिन आपको वो टर्म्स नहीं बताना है, आपको उस टर्म्स की वैल्यू बतानी है। ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग, दे रहा हूं 1 मिनट। क्वेश्चन समझ में एक बार और बताता हूं, जब आप इसको लिखोगे देख रहे हो कम होता जा रहा है, 29 से 27 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 21, ऐसे कम होता जाएगा। तो पहला नेगेटिव टर्म्स क्या आएगा, चेतन। चेतन का आंसर आ गया भाई, देखते हैं सही है या गलत। आई थिंक सही ही होगा। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मैं काफी इजी दे दिया हूं। अगर मैं इसी क्वेश्चन, चलो पहला नेगेटिव टर्म तो आपको बताना ही है, और कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा वो भी बताना है। चलो, ऑल्सो फाइंड विच टर्म, है ना, विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। मतलब कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू, दोनों चीज बतानी है, टर्म्स भी बताना है, उस टर्म्स की वैल्यू। तो ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया ध्रुव, गुड, वेरी गुड, आपका दोनों आंसर सही है आई थिंक। अनस, देवांश सही है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन, इसको लिखोगे तो दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में जाएगा, पक्का जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में जाने के बाद वो नेगेटिव शुरू हो जाएगा, तो वहां से आपको एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव टर्म्स क्या है उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहला तो प्रोसीजर देखो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, है ना। हाँ ठीक है चेतन, आपका भी सही है। देखो कंसेप्ट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे आपको क्या 29, 27, 25 ऐसे लिखते जाओगे, तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखते रहो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते, स्टार्ट होते 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 ये पॉजिटिव से या तो 0 बनेगा, या फिर 0 नहीं भी बने तो फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, यही है। चलिए, तो मुझे बस ये देखना है ना, कि अगर मैं किसी भी तरह ये फाइंड आउट कर लूं क्या, कि ये 0 कहां बन रहा है। अगर 0, अगर मान लो 0 इसमें आए नहीं आए, फिर भी वो पता चल जाएगा आपको n की वैल्यू से कि 0 आएगा कि नहीं इसमें। वैसे दिख रहा है नहीं आएगा, क्योंकि और टर्म है तो नहीं आएगा, बट फिर भी हम ऐसे ही इसको प्रोसीड करेंगे। उससे आपको बहुत आइडिया लिखे कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि 0 कौन से टर्म में आ रहा है, अगर मैं ये पता कर लूं कि 0 आ रहा है 5वां टर्म, तो मुझे पता है कि 0 अगर 5वां टर्म है तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म जो होगा वो अपना नेगेटिव टर्म्स होगा, क्योंकि 0 के बाद कम हो रही है वैल्यू, तो 0 के बाद नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हो गया कि बस मुझे अब ये देखना है कि कौन सा टर्म 0 बनाता है, ये देखना है। अब देखो उसको कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं, टीएन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो लगाओ टीएन
मान लिया कि nth टर्म जो है वो जीरो बना रहा है, लेट सपोज, लेट है ना, कि nth टर्म जीरो बना रहा है। अब जीरो आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोसीजर यही है क्वेश्चन का, ठीक है ना। प्रोसीजर में देखो, यहां पर तो इजी था, यहां पर आप देख के भी बता सकते थे। एक चीज मैं बताता हूं ट्रिक के लिए, कि 29, 27, 25, 23 मतलब कि ऑड ऑड आ रहा है, तो मतलब पक्का पहला नेगेटिव टर्म -1 ही आएगा ऑड में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये तो कॉम्प्लिकेट कर देता, मान लो 29 के बाद कुछ और दे देता, 27 नहीं, तो फिर आपको सोचना पड़ता, फिर आप ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाते। तो वैसे क्वेश्चन को करने के लिए हम प्रोसीजर लेते हैं। क्या है प्रोसीजर, ध्यान से देखो। हम जीरो मान लेते हैं कि nth टर्म जो है, मतलब n वाला जो टर्म है वो जीरो मान लेते, हम उस n की वैल्यू अब निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए करिए। पहला टर्म क्या है 29, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है, 2 है या -2, तो -2 है। 27 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो यहां लिखेंगे -2 बराबर 0। चलो बताओ भाई क्या आ रहा है। तो यहां से आप दिख रहा हो, ये 29 उधर चला जाएगा तो -29 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू -2 बराबर -29। ये माइनस कैंसिल होगा, तो यहां से n-1 बराबर आ गया 29/2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा n बराबर 29/2 का मतलब क्या हो गया भाई, 14 दूना 28, मतलब 14.5 और +1, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 15.5। अब गड़बड़ हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, तुम खुद सोच सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ कि हम तो nth टर्म को जीरो लिए थे, और इस सीक्वेंस में जीरो तो आएगा ही नहीं, इसीलिए n की वैल्यू ऐसा एब्सर्ट आ गया। एब्सर्ट मतलब इंटीजर नहीं आया, क्योंकि n तो नंबर और टर्म्स को बताता है ना। तो हम कभी ऐसा सुने हो 14.5 टर्म्स, अब हम ऐसे सुनते हैं 14 टर्म्स, 15 टर्म्स, 16 टर्म, या 5वां टर्म, 6ठा टर्म, ऐसा होता है ना। टर्म्स जो होता है वो इंटीजर्स लिया जाता है, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव ही नहीं सुनते हम। जैसे कभी सुने -3 टर्म्स, अरे क्या मतलब है 3 टर्म्स, हाँ ये मतलब है 4 टर्म्स, मतलब है ना। तो ये 15.5 आ रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जीरो इसमें नहीं है, लेकिन ये आपका आंसर दे देगा कैसे, तो देखो अब समझते रहो, ध्यान से समझो। मतलब 15.5 पे ये जीरो बन रहा है, तो लेट सपोज 15.5 ये होगा, मतलब 15.5 मतलब मान लो, है ना, ऐसे ही इमेजिन कर लो, कुछ है नहीं है 15.5 टर्म्स, कुछ होता नहीं है। लेकिन ये आपको आइडिया दे दिया क्या, कि एक चीजों तो पता हो गया कि अगर मैं इस वैल्यू से जस्ट पहले वाला टर्म्स को अगर देखूं, तो 15.5 से जस्ट पहले कौन होगा, 15वां टर्म होगा, यही होगा ना। तो 15वां टर्म तो जीरो से पहले मतलब पॉजिटिव रहेगा, ध्यान से देखते रहो, जीरो से पहले क्या आएगा, पॉजिटिव। और इस वैल्यू के जस्ट बाद जो भी टर्म बनेगा वो 16वां बनेगा। तो यानी कि 16वां टर्म हो गया बच्चे आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लॉजिक समझ में आया क्या, बोलो। एक बार और कंक्लूड करते हैं। जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि पहला नेगेटिव टर्म्स कौन है, या पहला नेगेटिव टर्म्स की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो आप जीरो पे फोकस करो, चाहे सीक्वेंस कैसा भी है, जीरो कहां पे बन रहा है। फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर उस जीरो को, वहां से n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जो भी जीरो आएगा, मतलब जीरो के रिस्पेक्ट में जो भी n आया, उससे आपको आइडिया लगता है। अब जैसे मान लो n की वैल्यू 15 आती, 15.5 नहीं 15 आती, तब हम क्या समझते हैं कि 15वां टर्म जीरो है, मतलब 16वां टर्म नेगेटिव होगा। अब 15 नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें नेगेटिव टर्म नहीं है कैसे देखो, 15.5 आया, तो उससे जस्ट पहले का टर्म तो 15वां टर्म होगा, 15वां टर्म पॉजिटिव है, और 15.5 से अगर हम टर्म्स की बात करें तो 16वां टर्म होगा, और 16वां टर्म क्या हो गया आपका, पहला नेगेटिव टर्म, ठीक है। तो बस आंसर हो गया, पहला नेगेटिव टर्म 16वां टर्म है, तो हम निकाल लेंगे T16 की वैल्यू, ठीक है। तो देख लो भाई T16 क्या होगा, T16 क्या होगा, a प्लस 15d हो जाएगा। a की वैल्यू 29 है, ये 15, डी की वैल्यू -2 है, 29 - 30 मतलब -1।
ठीक है, तो ये प्रोसीजर हुआ। लेकिन बट इस क्वेश्चन में सिंस आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे कि ये ऑड नंबर जा रहा है तो पक्का घट रहा है 2 से, तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी सोच सकते थे, लेकिन ऐसा हम हमेशा हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे, हम तो प्रोसीजर से चलेंगे। क्लियर है? अब देखो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देता हूं सो दैट आप जो भी कंसेप्ट पढ़े उसको अप्लाई कर पाओ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अच्छा चलो वो हम क्वेश्चन करेंगे पहले, वो फिर उसमें सम का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो ऐसा करते पहले सम पढ़ लेते हैं फिर हम उस क्वेश्चन को करेंगे। अभी सम का फॉर्मूला तो पढ़ेंगे, है ना? तो चलिए उस क्वेश्चन को हम होल्ड पर रखते हैं। लिखो, है ना? थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, तो घबराना नहीं। चलो जैसे आपको बोल दिया जाए द नंबर ऑफ नंबर्स, द नंबर ऑफ नंबर्स क्या मतलब है सब समझ में आएगा। बस एक बार आप बस लिखे क्वेश्चन को, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइन बिटवीन, है ना, लाइन बिटवीन 100 and 500 that are divisible, by 21, sorry, that are divisible by 7, है ना, but not by 21 each, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 76 होगा, सेकेंड ऑप्शन 90, 38, 57। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार मैं समझा देता हूँ, आप लोग ट्राई करना एक बार। इसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स, इसका मतलब हुआ कि पहले तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइन बिटवीन 100 and 500, मतलब आपको बताना है नंबर ऑफ नंबर्स जो कि 100 और 500 के बीच में है। मतलब ऐसे कितने नंबर्स है जो 100 और 500 के बीच में है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ नंबर्स। मतलब वैसा नंबर जो 100 और 500 के बीच में लाई कर रहा हो, पहला चीज। साथ में वो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 से उसका भाग हो जाए, पूरी तरह कैंसिल हो जाए। जैसे मान लो 14 है तो 14 क्या है, 7 से डिविजिबल है, 7 दूना 14। 28 है तो वो भी 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर आएंगे 100 और 105 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल हो लेकिन 21 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करो। पहले तो आप 7 से डिविजिबल वाले पे फोकस करो और फिर उसमें देख लो 21 से डिविजिबल कितने हो रहा है और फिर उसको माइनस कर देंगे। ये है टारगेट। क्वेश्चन समझ में आया? हमको 100 और 105 के बीच में वो सारे नंबर बताने हैं जो 7 से डिविजिबल है, और वो वैसे नंबर कितने आ रहे हैं वो आपको बताना है 100 और 105 के बीच में। ध्यान देना। तो पहला चीज तो क्या आएगा कि यार 100 और 105 के बीच में, पहले तो 100 के जस्ट बाद या 100 खुद ही क्या 7 से डिविजिबल नंबर है, या 100 के जस्ट बाद, वो पहला टर्म तो पहले निकालना पड़ेगा अगर मैं 7 से डिविजिबिलिटी चेक करूं तो, है ना। तो पहला 100 के जस्ट बाद कौन सा टर्म होगा, या 100 तो होगा नहीं क्योंकि 100 7 से डिविजिबल तो होता नहीं। तो 100 के बाद कौन सा वैसा टर्म आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब ऐसा चेक करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको बोल दे कि कुछ दे दे 200 से 600 के बीच में 7 से डिविजिबल टर्म पहला टर्म कौन होगा, ये चेक करना। तो कुछ नहीं करो,
आप सिंपली 200 को 7 से डिवाइड कर दो, उसके रिमाइंडर से आपको पता चल जाएगा कि पहला टर्म कौन आने वाला है। जैसे देखो हमने क्या किया, 100 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे 100 और 500 के बीच में बताना, तो 100 को 7 से डिवाइड किया, क्या आएगा भाई लगाओ, 7 1 जा 7, ये क्या हो गया 330, 7 चौके 28, कितने आ गए, 2 आ गए रिमाइंडर, है ना, 2 रिमाइंडर आ गए। अब ये 2 रिमाइंडर आ गए, ध्यान से देखो, तो अगर इस 2 रिमाइंडर में मैं 5 और जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 7, अरे 7 हो जाएंगे, और 7 से 7 तो डिविजिबल होता है, यानी कि ये जो नंबर 100 है ना, ये रिमाइंडर मुझे ये बताया कि 2 रिमाइंडर में आ रहा हूं, तो अगर तुम इस 100 में 5 ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर अब कितना हो जाएगा, 7, तो डिविजिबल ही हो जाएगा, तो मुझे डिविजिबल ही बताना था, यानी कि अगर मैं 100 में 5 ऐड करता हूं तो कितने हो गए, 105, मतलब पक्का 100 और 500 के बीच में जो पहला टर्म 7 से डिविजिबल होगा वो 105 होगा, है ना। कुछ बच्चे ने आंसर भी कर दिया, वेरी गुड, है ना, तो 105 होगा, तो कंफर्म हो गया कि 105 आपका पहला टर्म है। अरे यार कितनी स्थिति लगा, है ना, पहला टर्म 105 हो गया। अच्छा, अब दूसरा टर्म क्या होगा, तो 7 से डिविजिबल है तो 7 7 ऐड करते जाओ, तो 105 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 112, 112 में 7 ऐड करूंगा तो 119, फिर ऐसे ही चलता जाएगा 126, समझ ही रहा। लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म फिर यहां देख लो 500 के, जैसे 100 से आपने पहला टर्म निकाला उसी टाइप से 500 से आप क्या निकाल सकते हो, लास्ट टर्म निकाल सकते हो जो 7 से डिविजिबल होगा। देखो कैसे, आप कुछ नहीं मत करो, जो ट्रिक यहां अप्लाई किए वही अप्लाई कर दो। आप क्या करो, 500 को किससे डिवाइड कर दो, 7 से करो डिवाइड, देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप देख लो, तो यहां पर हो जाएगा 7 7 49 और 7 इकाई 7, 3 रिमाइंडर आ गए, तो यानी कि अगर ये 3 कम होता, अब आगे तो नहीं जा सकते, एक बच्चा बोला सर 3 रिमाइंडर आया तो 4 ऐड कर दो तो 504 हो जाएगा, तो 504 7 से डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन हमको 500 से आगे नहीं ना जाना है, तो 500 से आगे नहीं जाना है तो 3 कम कर देते हैं ताकि ये रिमाइंडर 0 हो जाए, तो 500 में 3 कम कर दिए, कितने हो गए, 500 में 3 कम कर दिए तो कितने हो गए, 497, तो यानी कि कंफर्म हो गया कि आपका लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा 497। अब देखो ऐसे मान लो ऐसे छोटा क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ 100 और 500 के बीच में जो 7 से डिविजिबल टर्म है उसमें पहला टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, तो आपका आंसर क्या होता, पहला टर्म 105 है और लास्ट टर्म है क्या 497, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है बच्चा पार्टी, तो आप नंबर और टर्म्स भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसमें कितने नंबर और टर्म्स है, यहां से यहां तक तो निकाल सकते हो, कैसे, पहला टर्म 105 ए की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस तो 7 ही है, लास्ट टर्म मतलब टीएन की वैल्यू दे रखा है 497, तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी जस्ट किए हैं ना, ये वाला ये था ना फाइंड नंबर और टर्म्स, तो बस इसी टाइप से इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर नंबर और टर्म्स टीएन, तो टीएन बराबर फॉर्मूला लगा लो तो क्या हो जाएगा 497 बराबर टीएन बराबर क्या होता है ए मतलब 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, इसको सॉल्व करो, 497 में 105 को इधर ले आओ, तो 497 में से 105 जाएगा कितना होगा, 7 में से 5 गया तो 2, फिर 9 और 4 में से 1 गया तो 3, 392 हो जाएगा, फिर इस 392 को 7 इधर ले आएंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये n माइनस 1, तो मुझे तो n चाहिए आपको, तो 1 को इधर ले आओ, 392 से 7 पक्का कैंसिल होगा, कितने टाइम्स होगा, तो कैंसिल ही कर देता हूँ, 7 पचे 35, 4 7 छक्के 42, 56 मरतबे हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू 56 हो गई, तो n की वैल्यू 57। अब ये अपना आंसर नहीं है, अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि मुझे तो वही पूछा था नंबर और टर्म्स पूछा था कि कितने नंबर्स आएंगे, तो वो डी ऑप्शन टिक कर देते, नहीं,
ये तो डी क्या हुआ, अगर सिर्फ इतना पूछा होता कि नंबर और टर्म्स लाइन बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7, बस इतना पूछा होता कि 7 से डिविजिबल कितने टर्म है, तब तो अपना आंसर डी हो जाता, 57 टर्म है जो 7 से डिविजिबल। लेकिन उसने क्या बोला, बट नॉट बाय 21, मतलब कि वो टर्म आपको उसमें से हटाने हैं जो 21 से डिविजिबल होगा, है ना, जो 21 से डिविजिबल है वो टर्म हटाने हैं। अब कैसे हटाएंगे, तो देख लो यहाँ पे, अब यहीं पर आ गए इसी में से। अब देखो तुमको एक चीज तो पता होना चाहिए कि जो 21 है ना बच्चे, 21 को आप क्या लिखते हो, 7 × 3 लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, मतलब जो 21 से डिविजिबल टर्म है ना वो 7 से पक्का डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा, दोनों से होगा। तो यानी कि ये अगर टर्म 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो मुझे तो ये देखना है ना कि 21 से 21 से डिविजिबल वाला टर्म मुझे देखना है ना। तो जैसे पहला टर्म मैंने देखा है ना, एक टर्म आपको बस चेक करना रहेगा, कैसे चेक करोगे, तो डिवाइड करके चेक कर लो। तो 21 से अगर मैं देखूं इसमें, तो पहला ही टर्म डिवाइड हो गया 21 से, 5 में 21 से 5, 21 में 5 से मल्टीप्लाई करो 105 आ जाएगा। तो ये पहला ही टर्म है जो कि 21 से डिविजिबल हो गया। अब 105 में 21 से डिविजिबल वाले टर्म बताने, तो 105 में अगर मैं 21 ऐड करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 126 पे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 21 से डिविजिबल। तो जो 21 से डिविजिबल टर्म है उसमें पहला टर्म 105 आएगा, दूसरा 126 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक जाएगा अभी उस पर हम नहीं जानते, हमको तो बस ये आइडिया लगाना था कि 21 से जो टर्म डिविजिबल है उसमें पहला टर्म 105 भी है, और 7 से जो टर्म डिविजिबल उसमें भी पहला टर्म 105 है। तो इससे आपको बहुत फायदा मिल गया। अब क्या फायदा मिला अभी आपको समझाता हूं। देखो आपको पता है कि ये टर्म पहला 105, फिर दूसरा जो डिविजिबल है वो 126 है। मैं पूछूं कि कितने टर्म्स के बाद दूसरा टर्म आया, तो 1 2 3, मतलब कि अगर मैं ये 3 टर्म छोड़ता हूं तो जो टर्म मिलेगा वो क्या होगा, 21 से डिविजिबल। फिर यहां से 3 टर्म छोड़ूंगा, फिर जो टर्म मिलेगा वो 21 से डिविजिबल। यानी कि क्या हो गया कि अगर मैं 3 का एक ब्रैकेट बनाता जाऊं, 3 टर्म का एक टर्म है ना, 3 टर्म का, जैसे एक ब्रैकेट ये बना लिया, फिर दूसरा अगला 3 टर्म जो होगा उसमें एक पहला टर्म जो होगा वो 21 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर अगला जो 3 टर्म बनाऊंगा उसमें जो पहला टर्म होगा वो 21 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करो ऐसे, देखो समझेंगे सारे बच्चे। देखो जैसे 105 था, फिर 112 था, फिर क्या था 119 था, फिर 126 था, ऐसे चलता जा रहा है 497 तक हमको जाना है। ध्यान से देखते हो। अब क्या होगा कि मैं 3 टर्म को एक जगह ले रहा, जैसे 105 112 119, इस तीनों को एक जगह रखा, फिर अगला 3 टर्म को मैं एक जगह रखूंगा, फिर अंतिम 3 टर्म जो होगा उसको भी एक जगह रखूंगा, ऐसे इस तीनों। तो यहाँ तो क्या हो रहा है कि जो भी ब्रैकेट है 3 टर्म का मैं ले रहा हूं, है ना, उसमें जो पहला टर्म है वो 21 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसमें भी पहला टर्म 21 से डिविजिबल हो रहा है, इसमें भी ये वाला टर्म जो पहला होगा 21 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि जो ये टोटल कितने टर्म थे, 57 टर्म थे, 57 टर्म थे बच्चे। तो 57 का 1/3 अगर मैं कर दूंगा, क्योंकि 3 के ब्रैकेट कर रहे हो ना, तो 50, जैसे मान लो आपके पास 9 टर्म, तो मैं बोलूं 9 टर्म को 3 के टर्म ब्रैकेट में रखो, तो कितने ब्रैकेट बनेंगे, 3 ब्रैकेट बनेंगे। अरे 3 टर्म यहां ले लोगे, 3 यहां ले लोगे, 3 यहां, अगर टोटल 9 टर्म है तो 3 के 3 ब्रैकेट बन जाएंगे। मान लो 12 टर्म है तो 3 वाले कितने ब्रैकेट बनेंगे, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, क्योंकि 3 3 6 3 9 3 12। उसी तरह ये तो 57 टर्म है, हमने अभी निकाला भी था। तो अगर मैं 3 का ब्रैकेट लूंगा तो ऐसे कितने ब्रैकेट बनेंगे, तो 57 को, जैसे 9 को कैसे निकालेंगे, 9 को 1/3 कर दो तो 3 ब्रैकेट आ गए। 12 से कैसे निकालेंगे, 12 में 1/3 कर दो तो 4 ब्रैकेट आ गए। उसी तरह 57 को अगर मैं 1/3 कर दू, 3 ब्रैकेट कर रहा हूं मतलब 3 से डिवाइड कर दो, तो कितने आ जाएंगे, 19। तो ये जो 19 टर्म होंगे वो क्या होंगे बच्चा, आपका 21 से पक्का डिविजिबल होगा।
है ना, समझ में आ गया। जो 19 टर्म होंगे वो 21 से डिविजिबल होगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता था कि 21 से डिविजिबल वाला टर्म, तो वो तो 19 था, कितने 19 टर्म, यानी ये क्या डिविजिबल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय, है ना, डिविजिबल बाय 21, 21 से डिविजिबल 19 टर्म। तो बस अब फाइनल आंसर लिख देते हैं। 7 से डिविजिबल कितने 57 टर्म्स। उस 57 टर्म्स में 19 टर्म ऐसा मिलेगा जो कि 21 से भी डिविजिबल होगा। 7 से तो होगा ही, अरे जो 21 से डिविजिबल हो तो 7 से पक्का होगा ना। तो 19 टर्म ऐसे हैं जो कि आपका किससे डिविजिबल है 21 से भी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टोटल टर्म जो 57 था 7 से डिविजिबल, उसमें से 19 टर्म ऐसे थे जो कि 21 से डिविजिबल था, तो बच गए 38 टर्म। तो 38 टर्म ऐसे होंगे जो सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा और 21 से नहीं होगा, ऐसे 38 टर्म। समझ में आएगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, बट मैंने इस पर टाइम इसलिए लिया, है ना, टाइम लेने के पीछे रीजन था सो दैट आप इसका पूरा डेप्थ एनालिसिस कर सके कि क्या आखिर में हो रहा है इसमें। अगर सब पार्ट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक इस टाइप के क्वेश्चन इसका सब पार्ट में बन सकता था कि जैसे पूछ देता आपसे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 7 से डिविजिबल है, तो वो हो जाता आपका 57। या पूछ देता पहला टर्म बताओ जो कि 7 से डिविजिबल है तो 105, लास्ट टर्म बताओ जो 7 से डिविजिबल है 497, है ना। तो इस टाइप के भी आंसर आपको करने आना चाहिए ना। या पूछ देता दूसरा टर्म बताओ जो 21 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या होता है 126, है ना। पहला 105 है, दूसरा 126 है कि नहीं, समझ रहे हो लॉजिक को। तो फाइनल आंसर ये आ गया। क्लियर, चलिए ठीक है। कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, और कोई डाउट है तो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहेंगे तो काफी इशू हो सकता है। उससे अच्छा है कि हम एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो सम, लेकिन अभी तो हम सम का फॉर्मूला भी नहीं आपको बताया, तो ये सिर्फ जनरल टर्म से ही हम इसको कर सकते हैं। देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड। इफ a1 a2 a3 देखो इतना प्रैक्टिस कराने के पीछे मेरा रीजन यही है कि आप इस पर पूरी तरह कमांड बनाएं, ठीक है। तो क्या आ गया a1 a2 a3 से an, ये सब के सब AP में दे रखे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। इसने बोला A1 से लेकर AN तक ऐसे n टर्म AP में है, आर इन AP, ठीक है, ऐसा बोल दिया। और साथ में ये भी दे रखा है कि जो AI है ना वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं लेना, कोई भी टर्म को 0 नहीं लेना, 0 से बड़ा रखना, मतलब पॉजिटिव रखना, ठीक है। देन आपको बताना है इसकी वैल्यू 1 रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2, फिर 1 रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A3, है ना, ऐसे चलता जा रहा। लास्ट में 1 रूट अंडर AN माइनस 1 प्लस रूट अंडर AN, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ये आपको बताना है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन, तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1। एक बार आप लोग क्वेश्चन लिखे फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है n अपॉन रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A3, या an ले लो, चलो an ले ली। तीसरा ऑप्शन है n माइनस 3 रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम है, दिस इज गुड क्वेश्चन, है ना। मैं तो बोलूंगा इसको आप रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो, ठीक है।
आप इसको रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये A1 A2 A3 ये सब के सब AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, नेगेटिव भी नहीं है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि सब रूट में है, तो भाई नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा ना, ये तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टाइप की चीजें। अब यहाँ पर जैसे बीच में सम देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये एपी तो ये एपी में है, A1 A2 है, ये एपी में नहीं है, है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट मुझे तो नहीं दिख रहा है एपी में, यू हैव टू चेक इट, पहला चीज तो ये समझ। दूसरा, तो सर पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सम बताना है, हाँ बताना है ना, तो थोड़ा लिंक से हट के, मतलब प्रोसीजरल, मतलब थोड़ा अलग से इसमें दिमाग लगेगा। वो दिमाग क्या है समझेंगे यहाँ पे। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे सारे बच्चे। देखो, आपको ये चीजें तो पता ही था, गिवन क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन ये अपने को दे रखा है कि A1, A2, A3 ये सब जो है AP में है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं। तो पहला, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है A1, मतलब ये जो AP है इसका फर्स्ट टर्म A1 है। दूसरा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अच्छा ये तो है AP, तो अगर मैं बोलूं कॉमन डिफरेंस को अगर मैं D बोलूं, लेट सपोज मैंने कॉमन डिफरेंस को D बोला, तो D क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। अब एक बच्चा ने बोला ये होगा, हमें बोला, या फिर कोई बच्चा लिखा A3 माइनस A2, तो उसका भी सही है क्योंकि है तो AP, तो ये आपस में इक्वल होंगे ना। अरे ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब बराबर होगा तभी तो ये AP है, और AP बोल चुका है ये सब आपस में इक्वल होंगे, है ना। दैट मीन्स ये चलता जाएगा कहां तक, an माइनस 1 तक। ये सब की वैल्यू कितनी होगी, D ही होगी, इसकी भी वैल्यू D होगी, इसकी भी वैल्यू D होगी, इसकी भी वैल्यू D, सबकी वैल्यू D, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। ठीक है, चलो अब इतना एक्सट्रैक्शन हो गया इससे। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन पे एक चीज है ना, कि कुछ सिमेट्री तो दिख रहा है। क्या सिमेट्री दिख रहा है एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ 1/√A1 √A2, तो अगला टर्म हो गया √A2 √A3। तो अगर मैं किसी भी तरह पहले टर्म से कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाऊं, कुछ सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसको मैं दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाऊं तो कुछ काम बन सकता है। अब दूसरे टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो देखो मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है यहां से देखो कि A2 माइनस A1 की वैल्यू कॉमन डिफरेंस के बराबर हो। तो अगर A2 माइनस A1 में मैं अगर इसको कन्वर्ट कर पाऊं तो अपना काम कुछ बन सकता है। तो हम उसी बेसिस पर इसको सोचेंगे कि यहां से क्या A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 कोई भी जनरेट हो जाए तो अपना काम बन सकता है। तो लेट्स सी, हमने क्या किया यहाँ पर, इस टर्म को नाउ कंसीडर, जो पहला टर्म था उसी से आपको दूसरा टर्म भी पता चल जाएगा क्या होगा, पैटर्न सेम ही बनेगा। देखो कंसीडर, पहला टर्म है आपका √A1 प्लस √A2। हमने इसको रेशनलाइज किया, हम चाहते हैं रूट खत्म हो ताकि ये A2 माइनस A1 चीज हमको दिखना शुरू हो जाए। रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करना सबको आता है, ये बच्चों का गेम है। हमने इसको रेशनलाइज किया √A1 माइनस √A2 से। करो रेशनलाइज, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया भैया, कर दिया। तो नीचे में क्या बनेगा, है ना, नीचे में तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर, तो रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर, यहां से भी रूट खत्म, दो। तो इस टाइप की चीजें आ रही, मतलब अब मैं समझ गया क्या हो रहा। ऊपर में क्या होगा, √A1 माइनस √A2। अच्छा जी, तो आपका टर्म क्या था, आपका टर्म ये था बच्चे, जो पहला टर्म है ये था। इस टर्म को आप इतना लिख सकते हैं। आप पैटर्न पहचानो, दूसरा टर्म इसके अकॉर्डिंग लिख लो, बार बार रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं। देखो अगर 1/√A1 प्लस √A2 है तो नीचे में तो सिंपली, अगर यहाँ A1 है यहाँ A2 है तो यहाँ A1 माइनस A2, और ऊपर में √A1 माइनस √A2 आ जाएगा। सो सिंपल। तो सिमिलरली आपके पास अगर ये टर्म होता, देखो √A1 प्लस √A2 प्लस √A3 होता, तो इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ √A1 √A2 है तो A1 माइनस A2 लिखा,
अच्छा 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा मैं लूंगा बिकॉज ब्रेक थोड़ा लंबा हुआ था, आपको याद भी है, तो इसलिए घबराओ नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, रूट अंडर ए टू प्लस रूट अंडर ए थ्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए थ्री होगा ना, ए टू माइनस ए थ्री। यहाँ क्या था 1 2, तो ए वन माइनस ए टू। ऊपर में क्या होगा, जैसे ए वन है तो ए वन का रूट, ए टू है तो ए टू का रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टू का रूट माइनस ए थ्री का रूट। मानते हो या नहीं, पैटर्न आपको पता चल गया। तो यानी कि पहला टर्म को मैं इतना लिख सकता हूं, दूसरा टर्म को इतना लिख सकता हूं। तो सिमिलरली अगर मैं पूरे टर्म को लिखना चाहूं तो नाउ अगर आप पैटर्न समझ गए हो तो आपका जो प्रॉब्लम था उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो सी बच्चा, आपका प्रॉब्लम ये था 1 अपॉन रूट अंडर ए वन प्लस रूट अंडर ए टू। फिर दूसरा टर्म था 1 अपॉन रूट अंडर ए टू प्लस रूट अंडर ए थ्री। फिर ऐसे चलता जा रहा था, लास्ट टर्म क्या था 1 अपॉन रूट अंडर ए एन माइनस वन प्लस रूट अंडर ए एन, यही था। नाउ अब हम इसको लिख रहे हैं, जो हम रेशनलाइज करने के बाद क्या आया था देख लो। पहला टर्म को अपने को लिखना है ये, दूसरा टर्म को ऐसे, समझ गया ना। तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ए वन माइनस रूट अंडर ए टू, और नीचे में क्या आएगा ए वन माइनस ए टू, है कि नहीं। फिर आगे बढ़ा, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर ए टू माइनस रूट अंडर ए थ्री, फिर क्या आ जाएगा ए टू माइनस ए थ्री। समझ ही गए हो क्या आप लोग। लास्ट टर्म क्या आएगा, तो यहां देखो ए एन माइनस वन और ए एन है, तो नीचे में क्या आएगा ए एन माइनस वन माइनस ए एन आएगा, और ऊपर में इसका रूट हो जाएगा ए एन माइनस वन माइनस। यहां तक क्लियर, ये स्टेप सभी को फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है ये स्टेप में, क्योंकि इसी स्टेप के बाद अब सॉल्यूशन हम लिखना शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, अब इतना करने से क्या हो गया कि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होगा अभी दिखाता हूं, देखो अभी दिखाता हूं बच्चा पार्टी, डोंट वरी। देखो हमने अपने को तो ये पता था कि डी की वैल्यू क्या है ए टू माइनस ए वन है, तो मैं बोलूं अगर डी की वैल्यू ए टू माइनस ए वन है तो ए वन माइनस ए टू क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर माइनस डी हो जाएगा, और क्या। अरे ए टू माइनस ए वन है, डी है, तो ए वन माइनस ए टू माइनस डी हो जाएगा, उल्टा हो रहा है ना डिफरेंस। सिमिलरली ए थ्री माइनस ए टू भी डी है, तो ए टू माइनस ए थ्री क्या हो जाएगा माइनस डी। तो वही चीज यहां पर लिखते जाओ। यहाँ पर क्या है ए वन माइनस ए टू, तो इसके जगह क्या लिखूंगा माइनस डी, इसके भी जगह क्या लिखूंगा माइनस डी, है कि नहीं। और लाइट एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। फिर इसके भी जगह क्या लिखूंगा माइनस डी लिखूंगा। तो चलिए क्या आ जाएगा फटाफट, ये हो जाएगा रूट अंडर ए वन माइनस रूट अंडर ए टू, नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस डी, रूट अंडर ए टू माइनस रूट अंडर थ्री, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस डी। फिर ऐसे चलता जाएगा, चलते चलते पहुंच गए दिल्ली, दिल्ली में आने के बाद फिर से इसको लिख दिया माइनस डी। क्लियर हुआ। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम सीधा लेते हैं और ऐड करते हैं। तो चलो ऐड करो, तो यहां से क्या मिलेगा, तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि जो माइनस डी है वो तो एलसीएम हो गया, क्योंकि सबके नीचे डी है। अब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला सारा न्यूमरेटर ऐड होगा, तो ऐड करते जाओ। और आपको एक चीज दिखाते जाता हूं, देखो रूट अंडर ए वन माइनस रूट अंडर ए टू ऐड होगा इससे, तो ये देख रहा है ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपको भी पता है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर कैंसिल करूंगा। देखो तो एलसीएम लेने के बाद आपको इधर बचेगा रूट अंडर ए वन माइनस रूट अंडर ए टू, फिर अगला क्या हो जाएगा रूट अंडर ए टू माइनस रूट अंडर ए थ्री, फिर अगला क्या हो जाएगा रूट अंडर ए थ्री माइनस रूट अंडर ए फोर, फिर अगला क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट टर्म क्या आएगा रूट अंडर ए वन माइनस वन माइनस रूट अंडर ए एन आ जाएगा बच्चे, यही आएगा। ऑलराइट, नाउ अब पैटर्न देख लिया, ये वाह क्या गजब आ गया सर, ये तो सभी कैंसिल ही हो गए। अब ये अब बचेगा क्या पहला टर्म और लास्ट टर्म। भाई वजह बोलता सर लास्ट टर्म क्यों बचा, पहला टर्म तो दिख रहा है बच गया कि A1 आ ही नहीं रहा। अब तुम खुद सोचो ना, देखो यहां क्या था A1 तो दूसरा टर्म A2 है, तो दूसरा वाला कैंसिल हो रहा है अगले के पहला से, तो इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा उसका जो दूसरा वाला होगा ये अगले के पहला से कैंसिल होगा, तो यही बचेगा ना भैया। अब ये an कब कैंसिल होता है, जब इसके बाद टर्म होता है, इसके बाद तो टर्म ही नहीं है ना बच्चे। चलिए जी अब समझ गए, अब बोलोगे सर अब समझ गए, तो क्या बचा न्यूमरेटर में, ये दो सर्कल आपके सामने गोले दिख रहे हैं, ये दो गोले बच गए।
A1 और इधर क्या है बच्चा, माइनस का रूट A1 डिवाइडेड बाय माइनस का डी। अब तुम सोचोगे सर डी तो कहाँ, डी तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा अच्छा जी डी ऑप्शन में नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन डी तो मैं अपने तरफ से माना था ना, डी तो मैंने अपने तरफ से माना था या नहीं माना था, मैंने क्या बोला था, ये डी है आपका, ये डी है ना, दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो डी है। अब यहां पर क्या आ रहा है, तो न्यूमरेटर से हम डी को चेंज करके सोच सकते थे, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते थे कि सर हम बैक रेशनलाइजेशन भी कर सकते थे। यहाँ बैक रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है, समझ जाए, यहाँ रूट अंडर A1 माइनस रूट अंडर AN है। जो आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन से भी आपको ये हिंट मिल जाता कि सर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, न्यूमरेटर में या तो नॉन ऑफ दीज है या फिर n-1 n-3 n है, मतलब ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करना है, मतलब ये रूट हटाना पड़ेगा। तो आप इसको चाहो तो एक बैक रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो बैक रेशनलाइजेशन ही कर दिया। बैक मतलब क्या कि हम ऊपर वाले को आप रेशनलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। कर सकते हैं क्या, बोलो। और नीचे में आ जाएगा रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, कर दिया। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब A1 माइनस बी स्क्वायर मतलब AN बस। और नीचे में आ जाएगा, ये माइनस है आपको पता है ना, माइनस डी इंटू रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, आ गई सर। अच्छा अब तुम बोलोगे सर ये दिक्कत दे रहा है, ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं A1 माइनस AN, लेकिन इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कैसे, तो सोच लेंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म पूछ रहा है आपसे, तो तुम तो इसको ऐसे फॉर्मूले से भी लिख सकते थे। देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN का मतलब NH टर्म का क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो मुझे क्या चाहिए AN माइनस A1, तो इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा AN माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी n-1 इंटू डी। ध्यान से देखकर, तो डी को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा AN माइनस A1 अपॉन डी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर n-1। समझ रहे हो किसकी वैल्यू, AN माइनस A1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी n-1 टाइम्स ऑफ डी, है ना। जैसे कोई आपसे पूछे बताओ फिफ्थ माइनस फर्स्ट, फिफ्थ माइनस फर्स्ट बोलना, क्या बोलना, फिफ्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखो इन टर्म्स ऑफ डी, तो क्या लिखोगे, n की वैल्यू जो बड़ी वाली 5 हो गई, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, ये पक्का 4D के बराबर है। चेक भी कर सकते हो ना, कैसे ऐसे भी सोच सकते हो, पांचवा में से पहला टर्म डी के टर्म्स में, तो पहला दूसरा में डी आएगा, फिर दूसरा तीसरा में डी आएगा, फिर तीसरा चौथा में डी आएगा, फिर चौथा पांचवा में डी आएगा। कितने डी आ गए, 4, तो इसलिए 4D हो गया। समझ में आ गया। तो यहां भी यही है, n में से, ये तो मैं यहीं से फॉर्मूले से भी दिखा दिया हूं, n में से पहला माइनस हुआ तो n-1 इंटू डी करना है, n1 तो n-1 इंटू डी, तो यहां से n-1 की वैल्यू क्या आ गई an-1 अपॉन डी आ गई। तो क्या अपने पास ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पे, तो तुम बोलोगे सर नहीं है, मैं बोलूंगा है, देख लो भाई। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए an-1, लेकिन यहां लिखा क्या है A1 माइनस AN, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं और नीचे वाला माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। मतलब क्या करेंगे, अब आप समझ में आ गया होगा, है ना। हम इसको लिखना चाहते हैं an-1, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे an-A1 अपॉन डी लिख देंगे, ये माइनस कैंसिल हो गया और ये तो अभी भी रहेगा ही, ठीक है। अब यहां से ये वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू क्या होगी n-1 होगी, तो इसके प्लेस पर हम लिख देंगे n-1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, दिस इज इक्वल्स टू n-1, और नीचे में क्या है देख लो भाई, ये पूरी वैल्यू n-1 हो गई, नीचे में क्या है रूट अंडर A1 रूट अंडर A, बस दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो नो डाउट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप इसको एक बार होमवर्क के तौर पे जरूर रिवाइज करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ।
यानी इस क्वेश्चन को तो जरूर करना, एक बार जरूर खुद से करने की कोशिश करो। फिर भी कोई स्टेप समझने में दिक्कत होगा तो आप पूछो, या फिर मेरे सॉल्यूशन से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जरूर पूछना। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन n-1/x। ठीक है, तो देख लो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। अच्छा चलो, होमवर्क कल से दूंगा, आज के लिए इतना ही रखो। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय। तो जितने क्वेश्चन हुए उतने प्रैक्टिस करके आ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए।